संतोष अब कमरे पर बड़ी करीने से अपने सपनों की दुनिया सजा रहा था। अब उसे मिशन आईएएस शुरू करना था। बेड को दक्षिण उत्तर की दिशा में लगा, कुर्सी और मेज को पूरब की दिशा में लगाया। भगवान की छोटी छोटी मूर्तियों के लिए एक छोटा सा टेबल पूरब और उत्तर के कोने में लगाया। उत्तर की तरफ किताब का रैक लगाया। उसने कमरे के रख रखाव में अपनी जानकारी भर पूरे वास्तु का ख्याल रखा। कमरे से लेकर किचन तक की सजावट के बाद संतोष बिना खाए पिए कर न जाने कब सो गया। सुबह राय साहब की कॉल के साथ ही उसकी नींद खुली। हेलो, सुप्रभात संतोष जी, कब आ रहे हैं बत्रा? जल्दी आइए, किताब खरीदना होगा ना सब ठो। राय साहब की एकदम फ्रेश आवाज आई उधर से। हम बस उठ गए हैं राय साहब, तुरंत आधा घंटा में आते हैं। आप भी पहुंचिए, संतोष ने आंख बंद में ही कहा। फोन रखते ही संतोष एक झटके में उठा और बाथरूम की तरफ दौड़ा। नहा धोकर जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ तुरंत कपड़ा पहन जाने को तैयार हो गया। इधर राय साहब तो रात भर सोए ही कहाँ थे। पूरी रात लैपटॉप पर आंख गड़ाए गुजारी थी। सुबह जल्द से जल्द खुले वातावरण में जाकर अब कुछ सजीव चित्र देखना चाह रहे थे। इसलिए संतोष को फोन लगा, बत्रा बुला लिया था। ब्रश करके मुंह पर पानी मार तौलिया हटाकर फुल पैंट पहनी और शर्ट डाल राय साहब भी बत्रा के लिए निकल गए। बत्रा पहुंच संतोष ने राय साहब को कॉल लगाया। राय साहब तब जूस पीकर बस स्टॉप वाली सीट पर बैठे संतोष का इंतजार कर रहे थे। संतोष को वहीं बुला दोनों किताबों की दुकान की तरफ चले। दुकान पहुंचते ही राय साहब ने संतोष को पीछे किया और अपने पर्स से एक पुर्जा निकाला। यह किताबों की लिस्ट थी जो राय साहब ने अपने अनुभव और जानकारी से तैयार की थी। इस पुर्जे में मुखर्जी नगर के सारे अनुभवी शिक्षकों और संस्थानों के द्वारा सुझाई गई पतली मोटी किताबों के नाम अंकित थे। राय साहब ने इस पुर्जे से न जाने कितने विद्यार्थियों के कमरे किताबों से भरवाए थे। आज संतोष की बारी थी सीनियर होने और यहाँ मुखर्जी नगर में 5-6 सालों से लगातार रहने का दायित्व बोध इतना था कि राय साहब के पास सामान्य अध्ययन समेत लगभग सभी प्रमुख विषयों की किताबों की लिस्ट थी। यद्यपि उनके अपने विषय हिंदी साहित्य और इतिहास थे। आप विषय क्या रखिएगा, कुछ सोचे हैं संतोष जी? राय साहब ने एकदम गंभीर भाव से पूछा। इतिहास से बीए हूँ, वही रख लेंगे एक तो, दूसरा आप ही मार्गदर्शन कर दीजिए। संतोष ने बड़े संयम और साफ मन से कहा। चलिए दूसरा हिंदी साहित्य रख लीजिए, हाल से अच्छा अंक आ रहा है इसमें, काफी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इतिहास और हिंदी साहित्य के कॉम्बिनेशन से। राय साहब ने एक एलआईसी एजेंट की भांति पॉलिसी समझाने जैसा कहा। हमारे एक परिचित एक बार समाजशास्त्र में से मेंस दिए थे। कैसा विषय है समाजशास्त्र? संतोष ने जिज्ञासावश पूछा। विषय सारे ठीक है, आप अपनी रुचि देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सिलेबस छोटा है, अंकदायी विषय है, अच्छे टीचर भी हैं यहाँ इसके, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी हिंदी ही विषय है, तो कोई भी समस्या होगी तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाया हूँ मैं, आज सबके सब बहुत सहज हैं हिंदी में। बस पीटी हो जाए तो फिर देखिएगा सबको अच्छा नंबर आएगा हिंदी में। राय साहब ने अपने विषय की पुरजोर वकालत की। अच्छा राय साहब, अभी तो इतिहास और सामान्य अध्ययन का किताब दिलवा दीजिए, दूसरा विषय थोड़ा समय लेके सोच लेंगे। संतोष ने खुद को तत्काल विषय चयन के उहापोह से निकालते हुए कहा। जैसी आपकी इच्छा भाई, हम तो जो विषय कहिएगा उसी में आपको हेल्प कर देंगे। आइए पहले ले ले आपका किताब सब। राय साहब ने अपनी सर्व विषय पारंगत होने की जानकारी देते हुए शेल्फ से एक किताब निकालते हुए कहा। राय साहब एक के बाद एक रंग बिरंगी हर साइज की कई किताबें चुन चुनकर साइड में रखे जा रहे थे। किताबों का चयन बड़ी निर्ममता से बिना मूल्य देखे करते जा रहे थे। सबसे पहले तो 30 से अधिक किताब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी के अलग कर रख दिए थे। उसके बाद अन्य किताबें और साथ में इंडिया ईयर बुक के साथ 4 पत्रिकाएं भी। संतोष चुपचाप राय साहब के द्वारा दी जा रही किताबों का ढेर लगाए जा रहा था। उधर दुकानदार एक तरफ से कैलकुलेटर पर खुद करके मूल्य अंकित किए जा रहा था। संतोष ने देखा अब तक 2200 रुपए से अधिक की किताबें जमा हो गई थी और उधर राय साहब की नजर निष्ठुर भाव से और भी किताबें ढूंढ रही थी।
संतोष कुछ ना नुकुर भी नहीं कर सकता था, जरा सी ना उसे तैयारी के प्रति अगंभीर साबित कर सकती थी। किताबें खोजते खोजते जब राय साहब पसीने से तरबतर हो गए तब उन्होंने कहा, अब आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको पैक करवा दीजिए। संतोष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। संतोष ने 500 के 6 नोट निकालकर दुकानदार को दिए। कुल 2730 रुपए मात्र का बिल बना। सारी किताबों को एक बड़े कार्टन में पैक कर बांध दिया गया। संतोष को अब जाकर अचानक मनोहर का ख्याल आया। सोचा, अब थोड़ी देर पहले बुला लेता तो शायद यह कार्टन थोड़ा हल्का भी हो सकता था। उसने मनोहर को फोन लगाया। मनोहर भी तैयार बैठा था। ओह हो, हमारे आने से पहले ही आप लोग बियर का कार्टन खरीद लिए, कहा राय साहब। मनोहर ने आते ही कार्टन देखकर कहा, वाह मनोहर जी, जाती रही भावना जैसी तो मूर्त देखी कहीं तैसी। राय साहब ने बिना अवसर गवाए कहा। बियर नहीं, राय साहब की लिस्ट से ये किताबें खरीदे हैं। संतोष ने हंसी और दर्द के मिक्स भाव से कहा। मनोहर एक पल के लिए झेंपा, पर उसने तुरंत पलटवार करते हुए राय साहब की तरफ देखा। क्या बात है राय साहब, आंख बड़ा लाल लाल लग रहा है, रात भर जगे हैं क्या? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थोड़ा लेट सोए थे। राय साहब ने बिना कोई भाव चेहरे पर लाए कहा, रात भर खूब पढ़े हैं लगता है, मनोहर ने व्यंग में कहा। संतोष समझ चुका था कि अब बात सीडी और फिल्म पर जा सकती है और मामला फिर आदर्श और नैतिकता जैसे महान मुद्दों की तरफ मुड़ सकता है। राय साहब आहत भी हो सकते हैं। आज शाम संतोष का कमरा लेकर सेट होने की पार्टी थी, सुबह इस उत्सव में कोई खटपट नहीं चाहता था। महाराज, शाम के लिए क्या क्या लेना है, जल्दी बोलिए, संतोष ने बीच में टोकते हुए कहा। आप भेज है कि नॉन भेज ये बताइए, मनोहर ने संतोष से सवाल किया। हम तो शाकाहारी हैं मनोहर जी, संतोष ने। चलिए फिर बस आधा किलो ही चिकन लेते हैं और आधा किलो पनीर ले लेते हैं, आपके और गुरु भाई के लिए, वो भी शाकाहारी हैं। मनोहर ने संतोष से कहा। हम भी चिकन कम ही खाएंगे भाई, राय साहब ने कहा। ठीक है, आप दरुआ तो पीजिएगा ना, बता दीजिए, उसी हिसाब से लेना होगा, आदर्श मत पी लीजिए, अभी रात को घट जाएगा तो मूड खराब हो जाएगा, पूरा बता देते हैं। मनोहर ने पूरा चिढ़ते हुए कहा, आप अपने मन से ले लीजिए जितना लेना है, दारू सड़ता नहीं है, समझे आप, एक बोतल ज्यादा ले ही लीजिएगा तो आप और गुरु भाई के रहते दारू बर्बाद नहीं हो जाएगा मनोहर जी, राय साहब ने एक सांस में कह दिया। राय साहब ने एकदम किसी मधे हुए वैश्विक नेता की भांति बिल्कुल कूटनीतिक भाषा में बोलते हुए अपनी स्वीकृति दे दी थी। वे भी नहीं चाहते थे कि रात को अगर पीने की जोरदार इच्छा हो गई तो दारू घट जाए। वैसे भी अब वे संतोष के सामने धीरे धीरे खुलने ही लगे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि मनोहर ने तो उनके कई कारनामों के बारे में बताया ही होगा संतोष को, और अब संतोष भी गुरु के ही फ्लैट में है तो वहाँ भी कभी कभार चर्चा निकल ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि ज्यादा आदर्श की जगह थोड़ा प्रासंगिक दिखकर अपना प्रभाव बनाए रखे। पनीर, चिकन, नमकीन, चिप्स आदि के साथ तेल, मसाला और सलाद के आइटम खरीद सारा सामान दे संतोष को ऑटो पर बिठा राय साहब ने विदा ली। अब शाम को आते हैं, चले थोड़ा दिन में कुछ करंट के टॉपिक का नोट्स बनाना है। राय साहब ने चलते चलते तैयारी बम पटक दिया। मनोहर जी, आप कब आएंगे, संतोष ने पूछा। हम भी आते हैं शाम में, अभी तो आप बुलाए तो आ गए, एक मित्र को समय दिए हैं, अभी मिलकर 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये बियर वाला कार्टन और दारू वाला बोतल थोड़ा ठीक से ले लीजिएगा, मनोहर ने ध्यान दिलाते हुए कहा। जाते जाते ऑटो वाले को 50 रुपए का नोट निकालकर मनोहर ने अपनी ओर से दे दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं मनोहर भाई, संतोष ने हाथ पकड़ते हुए कहा। रहने दीजिए, कोई औपचारिकता थोड़े है, आप इतना खर्च कर रहे हैं, कहाँ रोके, अब चेंज था तो दे दिया, प्लीज, हाँ अच्छे से पकड़े रहिएगा, एक कांच है देखिएगा थोड़ा, मनोहर ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऑटो चल दिया। संतोष पूर्णतः वैष्णव था, न कभी शराब पी थी, न मांस मछली छुआ था। अभी संतोष के अंदर का द्वंद्व देखने लायक था, मुंह उससे भी ज्यादा दर्शनीय था। किताबों के कार्टन को ऑटो में पीछे ढकेल कर रख दिया था। बियर और दारू भरे कार्टन को गोद में लिए बैठा था कि कहीं कांच फूट न जाए। दिल्ली आने का मूल उद्देश्य अनजाने में ही पीछे हो गया। दाहिने हाथ में पनीर, सलाद का सामान और तेल मसाला झुलाए हुए था। बाएं में चिकन की काली पाली थी। चिकन हाथ में लिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके ले जा रहा हो। दोनों जांघों के बीच रखे
बियर दारू भरे कार्टन और हाथ में चिकन की पॉलीथीन उसके शरीर में अजब सी सिहरन पैदा कर रहे थे। उसे अचानक 10 साल पहले का अपने नए बने घर का गृह प्रवेश याद आया। किस तरह भयंकर पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच गौ माता के साथ प्रवेश किया था उसके माता पिता ने घर में। आज संतोष का दिल्ली में अपने कमरे में प्रवेश का ये दिन था। दारू, मुर्गा, बियर, यही सब सोचे जा रहा था संतोष। फिर संतोष मन ही मन अपने समर्थन में तर्क गढ़ने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह दिल्ली है और हम सिविल की तैयारी करने वाले छात्र हैं। हमारा धर्म पढ़ना है, न कि हिंदू या मुस्लिम या ईसाई। ये कर्मकांड और पाखंड ने ही तो बड़ा बेड़ा गर्क किया है। क्या खाने और पीने से कुछ होता है? बस मन साफ होना चाहिए ऊपर से। मैं तो मांस खाता या शराब पीता भी तो नहीं हूँ। दूसरों की खुशी देना सबसे बड़ा धर्म है और मैं अगर चिकन खिलाकर, दारू पिलाकर 3 लोगों को खुश कर रहा हूँ तो यही तो मानव सेवा है, धर्म है। संतोष तब तक कमरे पर पहुंच चुका था। मन में द्वंद्व जारी था। सोचा गुरु से शेयर करूं, पर फिर सोचा अभी पहल इस तरह की पिछड़ेपन की बातें कर शर्मिंदा होने से क्या फायदा। दारू पीकर और मांस खाकर भी तो राय साहब ने मिन्स दिया है। भारी पियक्कड़ गुरु ने भी इंटरव्यू दिया है। यह सब चलता रहा संतोष के मन में। आखिरकार संतोष ने मन को खूब दृढ़ किया और तय किया कि पार्टी खत्म होते ही कमरे को धो पोछ लेगा और गंगा जल के छींटे मार अगरबत्ती जलाकर पवित्र कर देगा। फिर आगे से रूम पर मांस दारू से परहेज रखेगा। अरे वाह, इतना इंतजाम, भव्य आयोजन है। कहा संतोष जी आए। सीढ़ियों पर चढ़ते संतोष पर नजर पड़ते ही गुरु ने कहा, अरे नहीं गुरु भाई, आप ही सबके लिए है इंतजाम। संतोष ने हंसते हंसते कहा, चलिए चलिए हम आते हैं ऊपर अभी। गुरु ने कहा। गुरु कुछ मिनट के बाद ऊपर पहले तल्ले पर संतोष के कमरे पर पहुंचा। उसकी नज़र भी दोनों कार्टनों पर पड़ी। संतोष ने बताया कि एक में सोमरस और दूसरे में जानरस यानी किताबें हैं। गुरु के आते ही संतोष ने बियर की एक बोतल खोली और गुरु की तरफ बढ़ा दी। संतोष के जीवन में यह पहला मौका था जब उसने बियर की बोतल खोली हो। इससे पहले कोका कोला या स्लाइस की बोतल भी दुकानदार ने ही खोल कर दी थी। अभ्यास न होने के कारण बियर खोलते वक्त थोड़ी सी छिड़क कर शर्ट पर भी लग गई थी। मतलब स्वतः ही बियर छिड़कते एक सिविल अभ्यर्थी के रूप में शुभारंभ हो गया संतोष का। अजब महकता है गुरु भाई, आप लोग को इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है ना? संतोष ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए कहा। हूँ, लोग कभी पिए नहीं हो का भाई? गुरु ने अचरज से पूछा। आप पीने का कहते हैं, हम कभी हाथ भी नहीं लगाए और आज हाथ टांग दोनों ओर से दबोचे गोदी में भर के लाए हैं बियर और दारू। संतोष ने हंसते हुए कहा। सुनकर गुरु को लगा जैसे गटकी हुई बियर बाहर उगलते। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह संतोष की इस बलिदानी दिलेर मेजबानी पर गर्व करे या उसकी बेवकूफ़ी पर अफसोस करे। खुद के लिए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। गुरु ने तुरंत दूसरा बाजी सवाल दागा। मांस मछली खाते हो? नहीं गुरु भाई, हम लोग एकदम वैष्णव परिवार हैं। दारू नहीं पीते नहीं हो, मांस खाते नहीं हो, तो ये सब ताम झाम काहे के लिए कर ली हो भाई? अब वो राय साहब और मनोहर की इच्छा थी, आप भी थे, तो सोचा एक पार्टी हो जाए। फिर तो जम के पढ़ना ही है। संतोष ने कहा, ये साले चूतिए राय और मनोहर जिसे तिसे फंसाते रहते हैं। यार तुम अभी अभी आए हो, तुरंत रफ्तार पकड़ ली। हटाओ यार ये सब। खुद को इतना भी गीला न रखो कि कोई जैसा चाहे आकार दे दे। व्यक्तित्व का लचीला होना और गीला होना दो अलग अलग बातें हैं मित्र। गुरु ने बियर की बोतल खाली करते हुए कहा। अपराध बोध के बावजूद भी उसने इसको अपने बियर पीने की गति में कोई बाधा नहीं बनने दिया, क्योंकि वह जानता था बियर के निर्बाध अंदर जाने पर ही अच्छे विचार ऊपर आएंगे। गुरु ने बियर वाली कार्टन अपने कमरे पर रखवा दी और एक मित्र को फोन करके चिकन वहां बनवाने की व्यवस्था कर दी। खाना पीना गुरु के ही रूम पर होना तय हो गया। यद्यपि गुरु भी शाकाहारी था, पर वह संतोष की असहजता को समझ गया था। शाम 5 बजते ही मनोहर और राय साहब पहुंच चुके थे। राय साहब के साथ उनका एक मित्र भरत कुमार भी लटक आया था। अक्सर मुखर्जी नगर में ऐसी पार्टियों में 2-4 लटकन का आना प्रत्याशित रहता था, जिसका अतिरिक्त इंतजाम हमेशा से मेजबान को रखना ही पड़ता था। हर मित्र के साथ एक सहमित्र के आने जाने से ही परिचय का आदान प्रदान होता था और इस तरह एक सिविल प्रतियोगी का सामाजिक दायरा विस्तृत होता जाता था। हर तरह की अलग अलग विशेषताओं और भिन्न भिन्न
विषयों के पारंगतों का आपस में मिलना तैयारी को और ठोस बना सकता था। इसी कारण यहाँ हर छात्र एक ग्रुप बनाने को प्रयत्नशील रहता था जो G8 या G20 से ज्यादा कारगर हो। वे लोग अभी सीढ़ियों के ऊपर ही चढ़ रहे थे कि गुरु के कमरे से संतोष की आवाज आई। मनोहर ने लपक कर दरवाजा खोला तो देखा संतोष और गुरु दोनों वही थे। आइए नीचे ही आइए, संतोष जी यही हैं। मनोहर ने अंदर आते हुए राय साहब को आवाज लगाई। बियर का कार्टन यहाँ देखते ही मनोहर ने कहा, यहीं जमेगा का महफिल? हाँ यहीं जमा दो साले मनोहर। जब जानते थे कि लौंडा न चिकन खाता है न दारू पीता है तो क्या जरूरत थी मुगलिया दावत की? गुरु ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। राय साहब अंदर घुसते ही गुरु के तेवर देख अकबका गए और फोन निकाल उल्टे पांव बाहर आ गए। मनोहर गुरु की बातों और उसके मिजाज से भलीभांति परिचित था और उसकी हर कड़वी मीठी बातों को सहज ही लेता था। मनोहर ने राय साहब को बाहर जाता देख हंसते हुए कहा, अब हमारी तो ले लिए पर बुढ़वा को छोड़ दीजिएगा गुरु भाई, गलती हो गया, चलिए अब पिया जाए, मूड न खराब करिए अपना भी और बेचारे संतोष जी का भी। अरे कहाँ गए हो बुढ़ऊ राय साहब? गुरु ने आवाज लगाई। हाँ 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 आ गए। अरे वो घर से एक फोन आ गया था, राय साहब ने अंदर आते हुए कहा। राय साहब के पीछे पीछे भरत भी अंदर आ गया। एक बात यह भी थी कि राय साहब ने सुबह जो पेटी देखी थी बियर की, उसकी बर्बादी न हो इसके लिए भी उनका दायित्व था कि 12वां खिलाड़ी लेते चले जिसे जरूरत पड़ने पर मैच में उतारा जा सके। भरत एकदम शांत स्वभाव का दिख रहा था, सबसे अपरिचित भी था तो तत्काल शालीनता स्वाभाविक ही थी। राय साहब ने भरत का सबसे परिचय करवाया। राय साहब ने बताया कि भरत ने इसी बार छत्तीसगढ़ पीसीएस उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा दी है। उसके विषय ही बताया और बिहार पीसीएस की अच्छी तैयारी है इनकी, यह भी बताया। अच्छा, यहाँ मुखर्जी नगर में एक दूसरे का परिचय नाम और उसके गांव घर के नाम वाले पुराने ढर्रे पर नहीं कराया जाता था। यहाँ किसी का परिचय बिल्कुल यही विकसित मौलिक पैटर्न के आधार पर कराया जाता था, जिसमें विद्यार्थी का विषय और उसने कई बार कहाँ कहाँ मेंस दिया है यह बताया जाता था। यहाँ एक ही परिचय सूत्र था, पीटी मेंस ही मेरा परिचय है। थोड़ी देर के लिए सब भरत को देखने लगे, फिर वापस सब लग गए खाने पीने में। तब तक चिकन भी बनकर आ चुका था। म्यूजिक सिस्टम पर नुसरत फतेह अली खान का गाना ये जो हल्का हल्का सुरूर है बज रहा था। जिसने अधिक मेंस लिखे हो वह महफिल का सबसे खास व्यक्ति होता था। जिसने इंटरव्यू दे दिया हो वह तो अति विशिष्ट की श्रेणी में आता था। दारू पीने के बाद वह जो भी बकचोदी बकता उसे बाकी लोग ज्ञान के रूप में लेने को प्रतिबद्ध थे। ऐसा प्रतियोगी कुछ भी बोल सकता था और उसकी थर्ड क्लास टाइप कही बातों में भी एक सार्थक मैसेज खोजना मेंस दिए प्रतियोगी का काम था और पीटी फेल प्रतियोगी का काम केवल टुकुर टुकुर देखना और ज्ञान की बातें सुनना होता था। किचन में सब्जी की कढ़ाई लाना, रोटी खरीद कर लाना, बिस्लेरी की बोतल लाना, बर्फ जुगाड़ करना, ये सब पीटी फेल विद्यार्थी का दायित्व होता था। बदले में उसे मेंस इंटरव्यू दिए विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होता था। वह इसी सत्संग का लाभ प्राप्त कर खुद को पुनः अगली परीक्षा के लिए तैयार करता रहता था। मनोहर ने चिकन की थाली भरत की तरफ बढ़ाई और एक बियर की बोतल भी सरका दी। भरत ने बियर की जगह साथ ही रखे मैजिक मोमेंट को वरीयता दी और एक पेग उसी का बनाया। बॉस, ये कम तो नहीं पड़ जाएगा और मंगा लिया जाए क्या? भरत के बोतल खोलने के साथ ही उसकी शालीनता का ढक्कन एकदम से उछलकर कमरे के किसी कोने में जा घुसा। लोग धीरे धीरे खुलते हैं पर यहाँ समय कम था तो भरत एक झटके में खुल गया। राय साहब ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं नहीं हो जाएगा भरत जी, रहने दीजिए, काफी है। भरत एक्सपर्ट की भांति लगातार पेग बनाकर सर्व कर रहा था। अब बियर को साइड में हटाकर रख दिया गया था। फिर सबने संतोष की तरफ देखते हुए उसके कमरे का जयकारा लगाते हुए चीयर किया। संतोष ने भी दूर से ही अपनी कोका कोला का गिलास हटा लिया और उनका सांस निभाने लगा। खुल के एंजॉय करने के बाद पढ़ाई का मजा ही कुछ और है। पढ़ने में दोगुना एनर्जी आ जाता है। भरत ने पीने के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा, हाँ
मेंटल स्ट्रेस कम होता है, हम इसे कभी कभार लेते रहते हैं। मनोहर ने पक्ष मजबूत करते हुए कहा, देखिए पीना बुरा थोड़े है, कुछ लोग कहते हैं कि चरित्र का मामला है, पर ऐसा नहीं है। आप पूजा करके उठे और किसी का बलात्कार कर दीजिए, वो बुरा है कि कोई दारू पी के उठे और किसी को बलात्कार से बचा ले, ये बुरा है? बताइए। तो दारू बुरा नहीं होता, आदमी का मन कैसा है ये मायने रखता है। राय साहब ने शराब एक पाक की पाकीजा चरित्र को बताते हुए कहा, राय साहब यही नहीं रुके, मुझे देखिए, ओकेजनली पीता हूँ, पर आज तक पीने के बाद कुछ भी अनैतिक न किया न बोला। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, फिर आप चाहे कुछ भी पीजिए। दारू चरित्र नहीं खराब करता है, आदमी खुद अच्छा या खराब होता है। राय साहब ने दारू को लगभग निर्दोष साबित करते हुए एक जीते हुए वकील की तरह गिलास घटकते हुए कहा। आत्मनियंत्रण के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दारू के अलावा सिगरेट वगैरह के लिए भी माहौल तैयार कर दिया था। हाँ, भोसड़ी कह रहा है, दारू चरित्र नहीं, किडनी खराब करता है। हल्के पीजिए आप, एक पैर पीते ही कुकड़ पर हाथ रख के घुलट जाते हैं और यहाँ ज्ञान फेर रहे हैं। गुरु ने बड़ी निर्ममता से कहा। तब ने ठहाका लगाया, संतोष ने भी ठहाका टाइप लगाया। उसके अंदर की खलबली शांत भी थी और नहीं भी। वह जो देख रहा था उसे यहाँ की जरूरत समझ रहा था, पर वह जो सोच रहा था वह उसकी जरूरत थी। उसे रह रहकर बीच में एक आध बार घर याद आया, पर फिर मसीह और ठाकुर के बीच यादें धुंधली पड़ती गई। संतोष ने पहली बार सुरा के में जान को इस कदर डूबे देखा था। शराब की पाकशाही पर इतनी सार्थक चर्चा सुनने का पहला मौका था उसके लिए। उसका मन कर रहा था हाथ में चुल्ली भर शराब ले और आचमन कर ले। आज तक वह दारू को आवारे और अयासों का तामसी पेय मानता रहा था, पर अब उसकी आंखें खुल गई कि शराब अच्छी या बुरी नहीं होती, आदमी अच्छा या बुरा होता है। वह दिव्य ज्ञान भी उसे अभी मिला था। वहाँ मौजूद हर आदमी उसे हरिवंश राय बच्चन टाइप दिखाई दे रहा था और उनकी कही हर बात मनुशाला को साकार करती हुई प्रतीत हो रही थी। संतोष बिना पीने की उस मस्ती के माहौल में तैर रहा था। कभी दूरता कभी निकलता रात ऐसे ही गुजर गई। संतोष सुबह होने से पहले ही अपने कमरे पर जाकर सो गया था। बाकी लोग वहीं गुरु के कमरे के फर्श पर लेटे हुए थे। अचानक मनोहर उठा और जल्दी जल्दी जाने को हुआ। उसे याद आया कि आज गांव से उसके चाचा आने वाले थे। 10 बजे की ट्रेन आनी थी। नई दिल्ली स्टेशन पर 8:30 बज चुके थे। मनोहर कमरे पर पहुंचकर सीधे फ्रेश हुआ, ब्रश किया और स्टेशन निकल पड़ा। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा विलम्ब था। मनोहर के मोबाइल पर सही राय साहब का नंबर नहीं। हेलो, अरे महाराज कहाँ हैं आप? उसके किधर निकलिए, राय साहब की आवाज आई। हमारे चाचा आने वाले हैं, एकदम ध्यान से कर गया था, उन्हीं को लेने आया हूँ स्टेशन। मनोहर ने कहा, अरे ये भरत जी कह रहे थे आज शाम इनके कमरे पर महफिल जमी, नई दोषी की खुशी में पार्टी देना चाह रहे हैं, कितने बजे आइएगा बता दीजिए। राय साहब आप लोग कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। चाचा आए हैं, रात भर बाहर रहें या पी पा के आए तो सब गड़बड़ा जाएगा। बाबू जी को खबर जाके देर नहीं लगेगा, हमको माफ करिए आज भर। मनोहर ने कसक के साथ कहा और फोन काट दिया। मनोहर मन ही मन चाचा के आने के बाद की प्लानिंग सोच रहा था। उसने मन पर जोर देकर सोचा तो उसे तुरंत एक बात याद आई। उसने तत्काल अपने फ्लैट में रहने वाले लड़के को फोन लगाया और कहा, यार आज जरा एक दहीनी खरीद कर मेरे दरवाजे के नीचे डाल देना, अभी के अभी प्लीज। उसे फोन करने के बाद तुरंत मनोहर ने अखबार वाले को फोन लगाया और कहा, हाँ शिवराम जी, कल से 3 दिन दैनिक भास्कर की जगह द हिंदू डाल देना मेरे यहाँ। जी ठीक है, कोई आया है का घर से? सर, अखबार वाले शिवराम ने उधर से कहा। हाँ वही समझो, मनोहर ने निर्लजता से कहा और फोन काट दिया। असल में अखबार वाले भी इस बात को जानते थे कि कई ऐसे लड़के जो किसी मेहमान के कमरे पर आने पर ही अंग्रेजी अखबार मंगवा देते। इसमें ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुकी। कोच नंबर S5 से उतरते हुए 2 बड़े बैग लिए और बाहर में झोला लटकाए चाचा जी दूर से ही मनोहर को दिख गए। जी चाचा जी, चरण स्पर्श। मनोहर ने पहुंचते ही पाँव छूकर कहा, खुश रहो। लो पहले झुलवा पकड़ो जरा और बैगवा धरो, हम जरा पेशाब करके आते हैं। अभी तो ट्रेन से उतरे, अंदर बाथरूम में नहीं कर लिए जो यहाँ स्टेशन पर दक्षिणी ध्रुव खोज रहे मूसने के लिए हो। मनोहर ने मन ही मन सोचा। मनोहर वहीं खड़ा चाचा का इंतजार करता। पूरे 10 मिनट बाद चाचा ने वापस लौटते ही कहा, साला यहाँ तो जगह ही नहीं है, चलो तुम्हारे डेरा पर ही करेंगे। चाचा ने एक झोला उठाते हुए कहा,
चाचा ट्रेनवा में काहे नहीं करूंगी? मनोहर ने ठीक ट्रेनवा में बाथरूम जाने लायक है का? कैसे घुसता है लोग उसमें? तुमको बताएं, हम तो मोतिहारी से ही दाबे हुए हैं कि अब एक के बार दिल्ली में करेंगे। चाचा ने हल्की चाल में चलते हुए कहा। चाचा का भारी भरकम झोला झंझटा देख मनोहर ने मेट्रो की जगह ऑटो से जाना बेहतर समझा। वह चाचा के जिज्ञासु स्वभाव से भी परिचित था। मेट्रो में जाने पर टोकन से लेकर स्वतः दरवाजे के खुलने और बंद होने तक के सही वैज्ञानिक कारण वाले सवाल वे खोज कर पूछ सकते थे। मनोहर के चाचा किडनी के मरीज थे। गाँव में हमने समझाया दिल्ली जाकर एम्स में दिखा लीजिए। जब वहाँ मनोहर का डेरा है ही तो रहने खाने का कोई दिक्कत तो होगा नहीं। दिल्ली में रहने वाले छात्रों के साथ यह एक सामान्य समस्या थी कि साल भर कोई न कोई परिचित इलाज कराने दिल्ली आता रहता था। इसका मूल कारण अच्छे चिकित्सक से दिखाने से ज्यादा इस बात की निश्चिंतता होती थी कि हमारा पहचान वाला एक लड़का दिल्ली रहता है। रहने खाने की चिंता नहीं। एक बात और की इलाज कराने आए व्यक्ति को फोकट में एक स्मार्ट और पढ़ा लिखा गाइड और हेल्पर मिल जाता था जो IAS की तैयारी करता है। मनोहर भी चाचा के आने का प्रयोजन जान ही रहा था। सोच रहा था कि सुबह तड़के उठकर एम्स निकलना होगा, लाइन में भी हमें को लगना होगा। चचरा तो खाली सिविल दिखवाने पहुंचा भी दिए, बाकी तो सारा समस्या हमरे ही कपार है। सब कैसा चल रहा है तुम्हारी तैयारी में? है चाचा ने ऑटो चलते ही पूछा। ठीक है चाचा, बस देखिए इस बार हो जाना चाहिए, मनोहर ने कहा। रास्ते में कोई भी इमारत देखते ही चाचा उसकी स्थापना का दिवस पूछते। कोई चौराहा मिलते ही जाती हुई सड़क दिखाकर पूछते कि सड़क किधर जाएगा। मुखर्जी नगर पहुँचते लगभग 150 प्रश्न पूछ लिए थे चाचा ने। मनोहर ऑटो से उतरा तो लगा जैसे परीक्षा हॉल से पीटी लेकर निकला हो। कमरे पर पहुंच ऑटो वाले को चाचा ने पैसे दिए। तब तक मनोहर बैग और झोला लिए ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पीछे पीछे उसके चाचा भी। कितना का डेरा है ये? कमरे में घुसते ही पहला सवाल लगा चाचा ने। 5,500 का है, बिजली पानी उपलब्ध है। मनोहर ने बैग रखते हुए कहा। बाप रे, इतना ही? साला सोना के भाव डेरा मिलता है यहाँ? चाचा ने लगभग सीखते जैसा कहा। और नहीं सका, कितना संघर्ष कर रहे हैं हम यहाँ ही महंगाई में। हम ही जानते हैं चाचा, सबको लगता हुआ कि दिल्ली में सुधार कर रहा है बाप के पैसा पर। मनोहर ने अपने मन की धारावाहिक का पहला एपिसोड सुनाते हुए कहा। अरे बाथरूम के में है तुम्हारा? चाचा को अपने पास याद आया। यही तो है, उधर कर लीजिए। बाहर निकलकर मनोहर ने रूम के बाहर गली में इशारा करते हुए दिखाया। चाचा बाथरूम होकर आए। आते उनको मुंह से निकला, यही तो तुम्हारा बाथरूम था। इसमें रोज जाते हो? ट्रेनवा में थोड़ा फीके था। कितना आदमी जाता है इसमें भी? गाँव देहात के खुले वातावरण से आए आदमी के लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि मनोहर का बाथरूम भी सार्वजनिक शौचालय था, जिसे उसके अलावा फ्लैट और 7 लड़के उपयोग में लाते थे। चाचा तेरी हर फ्लैट के लड़कों से अपना सेपरेट बाथरूम वाला रूम लेंगे तो 8,000 में मिलेगा। मनोहर ने दर्द बाथरूम बना करते हुए कहा। और ये खाना वाना कहाँ बनाते हो? चूल्हा सिलेंडर कुछ है कि नहीं? चाचा ने एक और सवाल पूछा। हाँ सब है, चूल्हा सिलेंडर सब खटिया के नीचे, खाना कितने में आता है। चाय मुझपर बनाना हुआ तो अपना चूल्हा जलाकर बनाते हैं। रुकिए, आपको चाय पिलाते हैं। कहते हुए मनोहर ने अपने बेड के नीचे से छोटा सिलेंडर और सिंगल चूल्हा खींचा। इसलिए अभ्यर्थी का यह संघर्ष देख चाचा का दिल पसी गया। उन्होंने तुरंत चूल्हा बेड के अंदर ढकेला और कहा, नहीं चलो चाय बाहर ही पी लेंगे, कुछ खाने का भी ले आएंगे। मनोहर ने चाय की साथ ही क्योंकि न दूध था, न चाय पत्ती, न चीनी और न सिलेंडर में गैस। असल में तेल के तौर पर कभी भी मनोहर ने चाय लेना उचित समझा ही नहीं था। उसकी जगह पर वह हमेशा रेडीमेड ठंडी बोतल प्रेफर करता था। चाचा जी बैग खोलकर अपना ब्रश, तौलिया, जांघिया और गंजी निकालने लगे। ट्रेन से उतरे थे तो नहाना चाहते थे। अभी अपना साजो सामान लेकर मुड़े ही थे कि उनकी नजर दीवार पर कटे बड़े बड़े पोस्टरों पर पड़ी थी। एक तरफ की दीवार पर लेडी गागा का पीला और दूसरे सीएस के पोस्टर से कवर थी। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम की तस्वीरें चिपकी हुई थी। सबका खाते हो भतीजा, किसका फोटो है? चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये लोग खाली अंग्रेजी में गाती है, ये सब हॉलीवुड की गायिका है, दुनिया में नाम है इन लोगों का। आपके अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम से 1 करोड़ गुना बड़ा नाम है। वो तो यहाँ तैयारी करने आए तब इन लोगों के बारे में पता चला, नहीं तो मामूली गांव देहात में तो लोग सबका नाम भी नहीं सुने होंगे।
आर्ट और कल्चर में इससे प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभी। ऐसे थोड़े लगाए हैं। मनोहर ने झेपते हुए ही सही पर उन देवियों के महत्व को समझाते हुए अपनी बात रखी। अच्छा, ये लोग माइक को इस तरह टेढ़ा करके छाती से काहे लगाए हैं? गजबे गजब लीला है भाई, चाचा ने चूहलबाजी वाले अंदाज में कहा। चाचा, वो सिंगिंग पोज है, कि मुखिया जी का भाषण थोड़े है 15 अगस्त वाला। माइक सीधा खड़ा करता और हर पोजीशन में बोलेगी। इसमें आपको गाना के अनुसार अपने साथ माइक भी नचाना होता है। भारत में ऐसा बस एक ठो हनी सिंह ही करता है और कोई माइक के लाल ही नहीं हुआ अभी जो इस तरह का आर्ट जानता हो। चाचा, ये सब आगे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखिएगा, मनोहर ने समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक दूसरों देवी के भी फोटो लगा लो, नुकसान नहीं हो जाएगा। कहकर चाचा बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम अंदर से बंद था और एक लड़का बाल्टी तौलिया लेकर बाहर भी खड़ा था। चाचा समझ गए उनका नंबर अभी लेट है, तो अपनी बाल्टी वहीं रखकर नंबर लगा अंदर कमरे में आ गए। वहाँ तो तत्काल से टिकट जैसन लाइन लगल है, कहकर चाचा बेड पर आकर बैठ गए और संगीत शर्ट की जेब से खैनी निकालकर रगड़ने लगे। अच्छा, 10 मिनट में हो जाएगा चाचा, तब तक पेपर पढ़ लीजिए। आज गलती से हिंदी वाला अखबार भी दे दिया है, बढ़िया रहा। मनोहर ने पेपर बढ़ाते हुए कहा। चाचा को पेपर देख खुद द हिंदू लेकर कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल में हल्की आवाज में अंग्रेजी गाना लगा दिया। मनोहर ने एक कदम उठा, पेपर को अंडरलाइन करना शुरू किया। चाचा अपना अखबार रख एकटक मनोहर को अंग्रेजी अखबार में डूबकर पढ़ता देख रहे थे। 4-5 साल मुखर्जी नगर में तैयारी करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी अखबार देखने का लहजा तो आ ही जाता है। मनोहर के अखबार देखने के हाव भाव और कलम से किसी वाक्य को अंडरलाइन करने की कला को देख उसे कोई भी अंग्रेजी का प्योर विद्वान कह सकता था। मनोहर अखबार की तस्वीर देखते हुए आंखों को बड़ी कर किसी न्यूज पर ऐसे ठहरता और होठ हिलाता मानो एक शब्द व अखबार लिखने वाले से ज्यादा समझ रहा हो। मनोहर के चाचा उसके इस पाठन सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। भतीजा अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी सुन रहा है, कोई मामूली बात थोड़ी थी। सामान्य तौर पर हिंदी पट्टी के परिवार और समाज के लिए अंग्रेजी वो पतित पावन धारा थी जो हर पाप धो देती थी। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो फिर आपका सब अच्छा बुरा इस आवरण में ढक सकता है। अंग्रेजी जानने वाला वहाँ सियारों के बीच लकड़बग्घे की तरह होता है। गांव से बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों की योग्यता भी बस इस बात से मापी जाती थी कि उसने अंग्रेजी कितनी जानी। IAS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों को भी यह लालसा सदा बनी रहती थी कि बच्चा कलेक्टर बने, पर अंग्रेजी में बोले तो बढ़िया कलेक्टर बनेगा। मनोहर वैसे भी अंग्रेजी जो फोबिया वाले हिंदी समाज से आया था, जहाँ अंग्रेजी भाषा नहीं बौद्धिकता और विद्वता का शिलाजीत था। जिसने इसे पिया है वही बुद्धिमान है और विद्वान है। वह अंग्रेजी के संजीवन गुण को खूब जानता था, इसलिए उसने भी चाचा के आते ही उन पर अंग्रेजी गैस का धुआं छोड़ दिया था। अगर कुछ ऊंच नीच देख भी दे तो अंग्रेजी के नशे में बाबूजी को सुनाने के लिए कुछ याद न रहे। मनोहर ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर पूरा इंग्लिश माहौल बना रखा था कमरे में। एक तो अपने चाचा के हर टॉपिक पर पूछे गए यक्ष प्रश्नों से परेशान था। वह सोच रहा था कि काश इनकी किडनी वेन का हार्ट खराब होता और सौभाग्य से फेल हो जाता तो कम से कम प्रश्नों के इस अतिरिक्त सिलेबस से तो मुक्ति मिलती। हालांकि उसका अंग्रेजी बस काम कर गया था। अभी तक सवाल पर सवाल डालने वाले चाचा अब इस इंग्लिशिया माहौल में चुपचाप खटिया पर बेंच की तरफ बैठ गए। वे लगातार बस मनोहर को निहारे जा रहे थे। वे नहाना भूल गए। मनोहर को चाचा की मनस्थिति का पूरा भान था। वह अब खेल पृष्ठ का पन्ना देख रहा था। आखिरी पन्ना बदलने के बाद अखबार को मेज पर रखकर चाचा की ओर पलटते हुए कहा, चलिए चाचा, बाथरूम खाली हो गया होगा, आप नहा लीजिए। हाँ चलो, अच्छा इंग्लिश तुम्हारा बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, यहाँ का पढ़ाई लिखाई में तो होना ही है। मनोहर अब समझ चुका था कि उसका इंग्लिश इंद्रजाल कायम हो चुका है। अब चाचा थोड़े शांत रहेंगे। चाचा नहा कर आए और अब बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की। मनोहर जानता था कि अभी 3 दिन उसे चैन नहीं मिलने वाला। उसने विस्तार से बताया कि दिन भर में उसे 3 क्लास के अलावा टेस्ट की स्पेशल क्लास भी लेनी पड़ती है, लेकिन वे चिंता न करे, वह उनके लिए सारी कक्षाएं छोड़ देगा। वह अपना कीमती समय तत्काल चाचा के लिए देगा। इस तरह उसने एक भारी भरकम नैतिक बोझा चाचा के माथे पर रखा। ऐसा है मनोहर बाबू
तुम अपना समय खराब न करो, कल एम्स जाना है भोरे भोरे। आज तुम अपना क्लास कर लो, हम यहीं रहते हैं रूम पर, अपना पढ़ाई बर्बाद मत करो। चाचा ने भाई झाड़ते हुए कहा। मनोहर का हर दाव सही बैठ रहा था। मनोहर ने तुरंत टिफिन वाले को फोन कर एक्स्ट्रा टिफिन लाने को कहा और एक कॉपी 2 किताब हाथ में लिए चाचा के पाँव छू क्लास को निकल लिया, जो उसे दिन भर किसी मित्र के कमरे पर करनी थी। जाते जाते उसने चाचा को ताला चाबी देते हुए समझा भी दिया था कि अगर थोड़ा घूमने फिरने का मन करे तो ताला लगा सड़क पर घुमाए, उसे आने में रात 7-8 बज जाएंगे। दोपहर का समय था। गुरु कमरे पर लेटा हुआ था कि तभी बाहर उसने विमलेंदु की आवाज सुनी। उठकर कमरा दरवाजा खोला। आओ यार विमलेंदु, कैसी हो? अचानक अभी दोपहर में? गुरु ने कुर्सी से तौलिया और अखबार हटाते हुए कहा। हाँ गुरु भाई, इधर आया था एक लड़के से नोट्स लेने को, सोचा तुमसे मिलता चलूं। विमलेंदु ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। विमलेंदु यादव यूपी के बलिया का रहने वाला था। पिता किसान थे और पढ़ने में ठीक ठाक छात्र था। हालांकि स्नातक उसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 3 श्रेणी में ही किया था, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से की गई रणनीतिक पढ़ाई की बदौलत 2 बार IAS की मुख्य परीक्षा दे दी थी और एक बार तो साक्षात्कार तक भी पहुंच चुका था। गुरु से उसकी खूब पड़ती थी, सिवाय इस बात के कि वह शराब पीने का घोर विरोधी था। उसके चचेरे भाई की मौत शराब पीने की वजह से हो गई थी। उसने शराब के कारण अपने परिवार को बर्बाद होते देखा था। शराब और किसी भी तरह के नशे से वह कोसों दूर था। उसे सिर्फ एक बात का नशा था, वह अपने पिता के पसीने की भेजी कमाई को सफलता के अमृत में बदल देना चाहता था। शायद ही कोई पल आया हो जब उसकी नजर से संघर्ष करते और खेल में हल लेकर जाते उसके पिता की तस्वीर उजल हुई हो। वह इस तस्वीर को बदल देना चाहता था। गुरु ने चाय बढ़ा दी। विमलेंदु वहीं बैठा कुछ किताबें उठाकर पटकने लगा। तभी संतोष भी आ पहुंचा। अभी उसने कहीं कोचिंग के लिए एडमिशन भी नहीं लिया था। अभी कमरे पर ही NCERT की किताबें पढ़ रहा था। राय साहब ने पेंसिल से अंडरलाइन कर नोट्स बनाने को समझाया था। संतोष अभी उसी योजना को पूरा करने में लगा हुआ था। चाय पियोगे? संतोष के अंदर आते ही गुरु ने पूछा। हाँ पी लूंगा, थोड़ा दीजिएगा, संतोष ने कहा। अरे विमलेंदु, ये संतोष से अभी अभी कुछ दिन पहले आया है, कोचिंग लेना है इसे, कहाँ फंसा दिया जाए, कोई आइडिया दो। गुरु ने हंसते हुए कहा। विषय क्या है इनका? एक तो इतिहास है जो इसका पुश्तैनी है, ये लेकर आया है, और एक इसे यहाँ हासिल करना है। हिंदी की वकालत राय साहब करके गए हैं, जबकि इसकी एक परिचित समाजशास्त्र समझाए हैं। गुरु ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा। विमलेंदु सारी बातों को सीधे तौर पर ले रहा था। उसका गुरु की शैली पर ध्यान नहीं जा रहा था। उसने संतोष को कुछ संस्थानों के नाम बताए, कोचिंग से जुड़े कुछ और भी सुझाव देने लगा। तब तक गुरु ने चाय कप में डाल दी थी। अब कोचिंगों का चरित्र चित्रण होने ही वाला था। वैसे कोचिंग का सिलेक्शन में सीमित ही महत्व है। मैं तो कहता हूँ बिना कोचिंग किए भी तैयारी करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। विमलेंदु ने चाय सुड़कते हुए कहा। भाई विमलेंदु, जरा एक नए आए विद्यार्थी के नजरिए से सोच कर देखो, ये कैसे संभव है कि हम किसी को कोचिंग न लेने की सलाह दे दें? अरे यार, कोई आदमी 1000 किलोमीटर अपने घर से दूर यहाँ दिल्ली आता है कि यहाँ रह के तैयारी करेगा, अच्छा मार्गदर्शन पाएगा, विषयों को पढ़ाने वाले विशेषज्ञों से पढ़ेगा, सफल लोगों का अनुभव लेगा। ऐसे में दिल्ली आया कैसे कोचिंग नहीं लेगा? भाई, उसके तो आने का प्रयोजन ही कोचिंग लेना था। भला एक कमरा लेने थोड़े आया है दिल्ली इतनी दूर, गुरु ने कहा। पर ये तो मानना होगा कि यहाँ खुद मुत्तों की तरह उसे कोचिंग में क्वालिटी नहीं है। कुछ को छोड़कर बाकी खाली मायाजाल फैलाए हुए हैं। गुरु विमलेंदु ने कहा। तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन ये सब तुमने कोचिंग लेने के बाद ही जाना ना, तुमने कोचिंग करके ही जाना ना कि यहाँ एडमिशन लेके पढ़ना बेवकूफ़ी है। तुमने कुछ खलील से पढ़ने के बाद ही जाना नो कि कौन सा टीचर यहाँ सच में बेहतर। सोच तो जान लो विमलेंदु, कोचिंग एक आवश्यक बुराई है, इससे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे मेरे जैसे विचार बनने में 5 साल लगे, दर दर भटके, माथा धोने, तब जाके आज समझे हो। गुरु ने ठंडी हो चुकी चाय का कप उठाते हुए कहा। हाँ साला, 2-3 साल तो ये समझने के लिए कोचिंग लेना होता है कि अब कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना अच्छा होगा। जब तक ये समझ में आता है तब तक पैसा और समय दोनों खत्म हो चुका होता है। विमलेंदु ने बड़ी कोफ्त के साथ कहा। संतोष चाय का कप हाथ में लिए दोनों की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोचिंग किस तरह का मायाजाल है। वह तो यह सोचकर आया था कि उसे कोई 1-2 कोचिंग पकड़कर साल भर में अपनी नैया पार करा देगा, और यहाँ इन दोनों की बातों ने तो उसके मन में कोचिंग को लेकर अजब सा रेखा चित्र खींच लिया था। कभी कभी उसे लग रहा था कि कहीं ये दोनों अपनी असफलता का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहे,
फिर सोचता कि नहीं यार, इन दोनों ने इंटरव्यू दिया है, भला इनके अनुभव को कैसे दरकिनार किया जाए। वह तो सोच रहा था कि वह भाग्यशाली है कि उसे शुरू में ही ऐसे लोग मिल गए जो सालों साल गवाकर अच्छी कोचिंग का पता लगा चुके हैं। उसे बस नाम जानकर एडमिशन लेना था, लेकिन संतोष शायद इतना भी सही नहीं सोच रहा था। हमको क्या करना चाहिए, कोचिंग ले कि नहीं, और लेना हो तो कहाँ ले गुरु भाई, संतोष ने पूछा। नहीं ले, अरे ये तो आज तक हुआ ही नहीं कि कोई मुखर्जी नगर आए और इतना भाग्यशाली हो कि बिना पैसा लुटाए, बिना कोचिंग में फंसे सेलेक्ट होकर चला जाए। यहाँ एलियन भी आएगा ना, तो उसको भी पहले कोचिंग में एडमिशन लेना होगा, तब बाद में कोई उसकी बात सुनेगा कि वो एलियन था। गुरु ने हंसते हुए कहा, और हाँ, जब वो बताया कि मैं तो एलियन हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरी फीस माफ कर दीजिए, वापस कर दीजिए, तो उसे भी ये कोचिंग वाले समझाते हैं कि आ गए हो तो क्लास कर लो, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। भैया हार फार के एलियन भी बिना फीस वापस लिए अपने घर जाता है। यहाँ से एलियन जी के कहते ही सब ठहाका लगाने लगा। ठहाका थमने के बाद संतोष तो कोचिंग की कल्पना तक से सिहरने लगा था। बड़ी मुश्किल से एक बार कोचिंग का पैसा जुगाड़ करके पिताजी ने उसे भेजा था। एक बार 50-60 हजार की कोचिंग लेने के बाद उसे पता चले कि उसने गलत जगह कोचिंग ले ली तो फिर शायद ही कहीं और पढ़ पाएगा। यह सब उसके दिमाग में चल रहा था। घबराओ नहीं यार, सबके सब ठग ही नहीं है, यहाँ कई अच्छे टीचर है, विषय सोच लो और जाके एडमिशन ले लो, जल्दी पढ़ो जम के, गुरु ने उसके धड़कते दिल को थामते हुए कहा। अच्छा मैं चलता हूँ अब, और हाँ मेरा नंबर रख लो संतोष भाई, जरूरत हो तो फोन कर लेना। विमलेंदु ने गुरु से विदा लिया। संतोष का अभी तक विषय तय नहीं हुआ था। गुरु ने उसे जल्द सोचकर एडमिशन लेने की सलाह दी और सिगरेट जलाकर इंडिया ईयरबुक पलटने लगा। संतोष वापस अपने कमरे पर चला गया। कमरे पर आने के बाद संतोष ने एनसीईआरटी की इतिहास की किताब निकाली और 5 मिनट कुर्सी पर बैठा, फिर बेड पर गया और किताब को छाती पर रख ले लिया। गुरु और विमलेंदु की बातें ठीक लगने पर भी उसका मन उसे मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा एक बार खुद जाकर जानकारी ले ले, दूसरों की बातों से निर्णय लेना ठीक नहीं। ये सब तो वर्षों से बैठकर पढ़ ली है और तब जाकर कोचिंग को घरी आ रहे हैं। हम तो अभी आए ही हैं। बेसिक की जानकारी के लिए कोई भी कोचिंग देख लेंगे, बाकी तो आगे खुद की मेहनत ही काम आएगी। आखिर संतोष की सोच ठीक उसी रास्ते पर जा रही थी जैसा गुरु ने थोड़ी देर पहले बताया था, पर संतोष को इसका तनिक भी भान नहीं था। कुछ देर बाद संतोष ने सोचा क्यों न राय साहब को बुलाकर कोचिंग देखी जाए। उनकी कुछ टीचर्स से अच्छी पहचान भी है, व्यवहार कुशल आदमी है, तो कुछ फीस में रियायत भी दिलवा देंगे। संतोष ने राय साहब को फोन लगाया। राय साहब, अरे सर हमारा एडमिशन तो करवा दीजिए। संतोष ने कहा ठीक है, आज शाम 7 बजे आइएगा बत्रा पर, हम देखते हैं आपका एडमिशन। राय साहब ने एकदम प्रोफेशनल अंदाज में कहा। तब 4 बजे रहे थे। संतोष कोचिंग की जानकारी के लिए छटपटा रहा था, उसे रहा नहीं गया और उसी समय बत्रा निकल गया।